हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर से पिछले 7 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दी नीट एग्जाम, वील बी डिस्कसिंग इन टुडेस सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद आवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड in 2017. The question says, which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments? तो बच्चों, यहां पर आपको कुछ पीरियड्स दे रखे हैं ऑफ दी सेवरल पास्ट ईयर्स, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से पीरियड में मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दी मेंडल एरा। ओके, सो ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन ए 1870 टू 1877, ऑप्शन बी 1857 टू 1869, या फिर ऑप्शन सी 1840 टू 1850, या फिर ऑप्शन डी में 1856 टू 1863। तो बच्चों, हमने बहुत पहले ही इसको समझने की कोशिश की थी इन आवर कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यू हैव टू कंसीडर अ क्लू, कि यहां पर आपको याद होगा मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में कितने कैरेक्टर्स की स्टडी की थी? 7 कैरेक्टर्स की। तो हमें याद रखना है 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए उसको 7 ईयर्स लगे थे। तो इसका मतलब जब भी 7 ईयर्स का आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, दैट मींस वो हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। इजंट इट और नॉट? तो देखो यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको देखो 1857 टू 1869 में आपको 12 ईयर्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दैट मींस ये 7 ईयर का पीरियड नहीं है ना, दिस इज अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? दिस ऑप्शन कैन नेवर बी राइट, इजंट इट? सिमिलरली 1840 टू 1850, दिस इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब अगेन ये 7 ईयर्स का पीरियड तो नहीं है ना बच्चों। सो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं जहां पर 7 ईयर्स के पीरियड को कंसीडर हुआ है। यहां पर ऑप्शन है जहां पर 1870 टू 77, और यहां पर 56 टू 63। अब जैसा कि मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में बताया था, हाउ टू रिमेंबर दिस पीरियड, आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो सुना ही था, जो हमारे इंडिया में आकर किया था, राइट? तो उससे बस 1 साल पहले ही ग्रेगर मेंडल जो थे वो इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने बिगिन किया था। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1856, ठीक है? सो 1856 में उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइजम सटाइवम को बिगिन किया था, एंड इट लास्टेड फॉर 7 years, यानी कि the period would be 1856 to 1863. Hence the correct answer would be option D. So I hope you could get it कि भाई कौन सा वो मेंडेलियन एरा था जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। तो बच्चों, now we have on screen is problem number 2, and this question says, among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiments on P? तो बच्चों, यहां पर आपको कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सा वो कैरेक्टर है जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी पर कंसिडर नहीं किया था। रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्टेम, टॉल और डॉर्फ, ऑप्शन बी पॉड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऑप्शन सी ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, या ऑप्शन डी सीड, ग्रीन और येलो। सो आई नो दिस इज अ वेरी वेरी इजी वन, राइट? आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, याद है आप सभी को? और वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, अगर आपको वो पता होगा तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन सा वो कैरेक्टर है जिसको मेंडल ने कंसीडर नहीं किया था। एंड जिन्होंने नहीं भी ढंग से पढ़ा होगा ना, उनको भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ट्राइकोम्स को कंसीडर नहीं किया गया था ऑन दी एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी। तो बेसिकली ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और ये जो नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है ना, बेसिकली इनको कंसीडर नहीं किया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से वो 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने कंसीडर किए थे व्हाइल ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन पाइसम सटाइवम? दो 7 कैरेक्टर्स याद करिए, आप भी रिकॉल कीजिए, मैं भी आपके साथ रिकॉल करता जा रहा हूं। तो देखो 7 कैरेक्टर्स में पहला जो कैरेक्टर था वो स्टेम की हाइट से रिलेटेड था। सो पहला था रिलेटेड टू स्टेम हाइट, ठीक है? ओके, देन बात करते हैं स्टेम पे प्रेजेंट क्या होता है? फ्लावर्स, राइट? तो यहां पर सेकंड जो कैरेक्टर था वो फ्लावर से रिलेटेड था। अब फ्लावर्स के उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किए थे, कौन कौन सा? पहली चीज फ्लावर के कलर को स्टडी किया था कि कौन से कलर का फ्लावर आ रहा है, राइट? एंड सेकेंडली देखा था कि फ्लावर की पोजीशन क्या है ऑन दी स्टेम, तो यहां पर पोजीशन भी देखी गई थी।
एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर कलर यहाँ पर वायलेट और पर्पल और व्हाइट लिया गया था और पोजीशन एक्सिलरी एंड टर्मिनल ली गई थी। फ्लावर लेटर ऑन मैच्योर करता है इनटू द फ्रूट, राइट, और जो फ्रूट होता है इन केस ऑफ दी पी इज द पॉड। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कैरेक्टर था वो पॉड से रिलेटेड था। तो पॉड के यहाँ पर दो कैरेक्टर्स लिए गए थे। पहली चीज तो पॉड का कलर क्या है, राइट, और पॉड का शेप कैसा है, क्या वो इन्फ्लेटेड है या फिर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर इसका हमने यहां पर शेप भी लिया था, ठीक है। सो पॉड शेप भी हो गया। देन वी हैव द नेक्स्ट कैरेक्टर पॉड के बाद। अब पॉड के अंदर फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड्स होंगे, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर वुड बी द सीड, और सीड से रिलेटेड अगेन उन्होंने यही दो कैरेक्टर्स लिया था। सीड का कलर क्या है और सीड का शेप क्या है। तो इस तरीके से these 7 characters were considered: stem height, flower color, flower position, pod color, pod shape and seed color and seed shape. So I hope आपको ये 7 characters जो मेंडल ने कंसीडर किए थे on his experiments on P याद होंगे। So the character which was not considered was the trichomes. So I hope this question is very clear to all of you. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं towards problem number 3. The question says the genotype of a husband and wife are IA, IB and IA small I. Okay, so among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? तो बेसिकली हमें एक क्रॉस करवाना है बच्चों, जहां पर हस्बैंड का जो जीनोटाइप है वो IA और IB है। दैट मींस अब देखते हैं यहाँ पर इनके ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे, राइट, एंड IA वाइफ का है, राइट। तो इनके जो पॉसिबल जो भी प्रोजेनी होगी या फिर जो चिल्ड्रन होंगे उनके ब्लड टाइप्स की कितने जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं इन दी आउटकम वी हैव टू डिटरमिन। सो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स, 4 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स, 3 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स एंड 3 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। तो आपको भी साथ साथ यहाँ पर ये क्रॉस फॉर्म करनी है, राइट, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर वी विल कंसीडर जो हस्बैंड है। सो हस्बैंड के लिए हमने जो जीनोटाइप लिया है दैट इज IA IB एज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अब आपको पता है यहां पर ये जो दो एलील्स प्रेजेंट हैं, एक IA और एक IB, यहां पर ये दोनों जो एलील्स होते हैं बच्चों दे आर कोडोमिनेंट। जब ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो ये इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब इस मेल पार्टनर या फिर हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप था दैट वाज AB, ठीक है, ओके। एंड जो फीमेल है दैट मींस द वाइफ यहां पर IA स्मॉल i दैट मींस अ रिसेसिव एलील को पोजेस कर रही है। एंड यू नो वेरी वेल अगर हम कंसीडर करें तो यहां पर IA इज अ डोमिनेंट एलील, तो इसका मतलब जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप होगा A, ठीक है, ओके। नाउ वील मेक अ क्रॉस। अब क्रॉस बनाने के लिए यू कैन यूज एनी मेथड। आप पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हो या फिर डायरेक्टली जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप वैसा भी कर सकते हो। तो यहां पर आपको पता है इनकी जो गैमीट्स फॉर्म होंगे, तो देखो ये तो पेरेंट्स है ना, दीज आर द पेरेंट्स, तो ये पेरेंटल जनरेशन है। अब इनके गैमीट्स क्या बनेंगे, लेट अस मेक द गैमीट्स आल्सो। सो गैमीट्स जब बनते हैं तो ये हो जाएगा IA और दूसरे वाले जो गैमीट्स होंगे वो होंगे IB। 50% IA और 50% IB, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमिलरली जब गैमीट्स यहां पर फॉर्म होंगे तो आपको एक गैमीट में सिर्फ IA एलील देखने को मिलेंगे, यानी कि 50% जो गैमीट्स होंगे दे विल पोजेस IA and 50% will possess the small I, ठीक है, ओके। नाउ वील ट्राई टू फिगर आउट द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन को आप पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हो, मैं यहां पर डायरेक्टली बना रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हो सकता है फ्यूजन के टाइम पर जो मेल का स्पर्म यहां पर फॉर्म होगा, बेसिकली ये जो गैमीट्स बनेंगे मेल के है ना, तो दीज आर दी स्पर्म्स, ठीक है। तो यहां पर मेल का स्पर्म जिसके पास IA है वो जाके फीमेल के उस ओवम से जाकर फर्टिलाइज कर सकता है जिसके पास IA एलील था। तो इसका मतलब जो जायगोट बनेगा इस केस में वुड बी हैविंग द जीनोटाइप IA। तो कैन यू टेल मी इसका फिनोटाइप क्या होगा बच्चों? फिनोटाइप कौन सा ब्लड ग्रुप यहां पर एक्सप्रेस होगा? दोनों ही एलील A वाले हैं, इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप यहां पर एक्सप्रेस होगा दैट इज गोइंग टू बी ब्लड ग्रुप A, ठीक है, ओके। सिमिलरली हो सकता है कि यही वाला जो एलील था वो जाके इस एलील से यानी कि इस X से फर्टिलाइज करे जिनके पास स्मॉल I प्रेजेंट है। तो यहां पर जो जायगोट बनेगा उसके पास ये वाला जीनोटाइप होगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, कैन यू टेल मी?
यहां पर आप देखोगे जो ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा वुड बी ब्लड ग्रुप ए अगेन, बिकॉज I is a, that small I is a recessive allele, और ये जो कैपिटल है that is a dominant one. तो IA is going to express itself, इसका मतलब ब्लड ग्रुप A होगा. देन हो सकता है कि यहां पर जो मेल स्पर्म जिसके पास IB वाला एलील था वो जाके इस X से फर्टिलाइज करे जिसके पास IA था. तो यहां पर देखो, यहां कंडीशन होगी IA IB की इन द जाइगोट, है ना. तो यहां पर सिंस IA IB दोनों प्रेजेंट है, दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं और दोनों ही यहां पर इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज के को डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो करता है. याद है आप सभी को. तो इसका मतलब यहां पर जो ब्लड ग्रुप आएगा दैट इज AB. फाइन. एंड नाउ विल सी, हो सकता है ये वाला जो स्पर्म था वो जाके इस एग के साथ फर्टिलाइज करे, है ना. तो यहां पर क्या होगा, कम ऑन, IB I. तो इसका मतलब यहां पर जो ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज दिस इज अ डोमिनेंट वन, राइट. तो यानी कि यहां पर ब्लड ग्रुप B वुड बी एक्सप्रेस्ड. तो ये आपके पॉसिबल सारे जीनोटाइप्स हैं और ये पॉसिबल सारे फिनोटाइप्स हैं. तो कैन यू टेल मी कितने डिफरेंट आपको यहां पर जीनोटाइप देखने को मिले और कितने डिफरेंट यहां पर फिनोटाइप देखने को मिले. तो यहां पर देखो, ये जो चारों के चारों आपके जीनोटाइप्स हैं दे आर ऑल डिफरेंट, है ना. यहां पर देखो होमोजाइगस कंडीशन में आपको एलील A वाला देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलील A देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको दोनों ही A और B एलील देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन में B एलील देखने को मिल रहा है. इज दैट ओके. तो यानी कि यहां 4 डिफरेंट जीनोटाइप्स है. फाइन. बट अगर हम फिनोटाइप देखें तो देखो यहां पर 2 आपके फिनोटाइप्स तो सेम है, दैट इज A, और यहां पर 2 डिफरेंट है, दैट इज AB और B. तो इसका मतलब आपके पास इन टोटल 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स बने और 4 डिफरेंट जीनोटाइप्स बने. तो 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स आर गोइंग टू बी द पॉसिबल आउटकम्स जो कि इस क्रॉस में देखने को मिलेंगे. सो देखो यहां पर 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स कहां मेंशन है, ऑप्शन ए में ही. तो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4 एंड दैट इज फ्रॉम नीट 2018. द क्वेश्चन सेज अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज. तो बच्चों इनमें से कौन सी वो डिजीज है जो कि एक ऑटोसोम में होने वाले नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस की वजह से अकर करती है. नॉन डिसजंक्शन आई होप आपको पता होगा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट आफ्टर मियोसिस 1. ठीक है. तो ये सारी चीज हमने कवर की है हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में. तो देखो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम या ऑप्शन डी सिकल सेल एनीमिया. अब देखो बच्चों यहां पर आपको क्लियर कट हिंट मिल रहा है कि ये एक ऑटोसोमल डिजीज है. पहली चीज तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जो कि प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन की वजह से अकर कर रहा है. अब देखो आपको इतना अगर याद होगा कि भाई यहां पर जो 2 ऑप्शंस हैं दैट इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स, ये जो डिसऑर्डर्स है बच्चों ये एसोसिएटेड होते थे विद द सेक्स क्रोमोसोम, नॉट योर ऑटोसोम्स. इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स हैं ये तो सही नहीं हो सकते. सो वी विल हैव टू एलिमिनेट देम. अब बात करते हैं अगर सिकल सेल एनीमिया की. दिस वाज द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर दैट वी स्टडीड, राइट. सिकल सेल एनीमिया अकर करता है ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन. आपने देखा था ना, जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड था इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन वो रिप्लेस हो जाता था. याद है आप सभी को. तो अगर वो जो रिप्लेसमेंट नहीं होती तो वहां पर वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट नहीं आता ऑन द बीटा चेन, है ना. इसका मतलब ये जो डिसऑर्डर है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से अकर कर रहा है. इसीलिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डिसऑर्डर जो कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से अकर करेगा. सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर वुड बी डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी की वजह से अकर करता है ऑफ द 21st क्रोमोसोम. याद है सभी को. सो ये अकर करता था ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. ट्राइसोमी बोले तो यानी कि ये जो 21st क्रोमोसोम है ना, नॉर्मली एक इंडिविजुअल में इसकी 2 कॉपीज होती हैं बिकॉज वी ऑल आर डिप्लॉइड, राइट. बट ये जो 21st क्रोमोसोम है ना, अकेले इस क्रोमोसोम की 2 की बजाय यहां पर 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज द ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम ओनली, है ना. तो अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं कि कैसे नॉन डिसजंक्शन अकर करता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मान के चलते हैं ये मैं मेटाफेज 1 के एंड की आपको स्टेज बता रहा हूं. तो देखो इस तरीके से आपको पता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं डुप्लीकेटेड स्टेज में, लाइक दिस. एक और बना देता हूं फॉर यू टू
अब देखो यहां पर ये पेयर्ड कंडीशन में होंगे, समथिंग लाइक दिस। याद है आप सभी को, हमने क्लास 11th के चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में मियोसिस को बहुत अच्छे से समझा था। तो देखो इस तरीके से मेटाफेज की स्टेज में, यानी कि मेटाफेज फर्स्ट में, ये जो होमोलोगस पेयर है, ये एक मैटरनल पेयर है, ये एक पैटर्नल पेयर है, ये यहां पर क्या आएंगे, ये यहां पर एक साथ अटैच्ड है, दे आर प्रेजेंट टुगेदर। नाउ मेटाफेज 1 के एंड में, नाउ इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय एनाफेज 1, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, राइट। ओके, आफ्टर दी क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। तो देखो आपको याद होगा, अगर मैं इसको इन सारे क्रोमोसोम्स को नंबर दे दूं, सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 21st क्रोमोसोम, लेट अस इमेजिन कि हम स्टार्ट करते हैं विद द 19th क्रोमोसोम, तो मान लेते हैं ये 19th है, बाकी के हमने ड्रॉ नहीं किए 18th वगैरह है ना, उससे पहले तक के इवन हम आगे की भी नहीं करेंगे। सो दिस इज द 19th क्रोमोसोम, ये आपका 20th क्रोमोसोम है, दिस इज द 21st क्रोमोसोम पेयर एंड दिस इज द 22nd क्रोमोसोम पेयर। तो ये क्रोमोसोम के मैंने पेयर्स बना दिए। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एनाफेज 1 इज, ये जो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है इन अ पेयर, दे आर गोइंग टू बी पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो इसका मतलब देखो यहां पर इस तरीके से ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या होंगे, पुल होंगे। बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये जो 21st क्रोमोसोम का पेयर है, ये यहां पर सेपरेट नहीं होगा। तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां ऊपर की तरफ आप देखोगे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी पहुंच जाएगी, है ना। नॉर्मली जब इनका सेपरेशन होना था तो यहां पर 23 क्रोमोसोम जाने थे ना, याद कीजिए, मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन ना। तो क्या होने वाला था, ऑब्वियसली इस एंड पे कितने क्रोमोसोम जाने थे, 23 ना, बिकॉज वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि यहां पर डबल कंडीशन में है, बट 23 इस पोल की तरफ जाएंगे, 23 इस पोल की तरफ। ऑपोजिट कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर 23 के बजाय एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पेयर चला गया, बिकॉज यहां पर नॉन डिसजंक्शन हो गया, मींस वो सेपरेट नहीं हुआ और वो नीचे नहीं पहुंचा ऑन दी ऑपोजिट पोल। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ आपको जो 23 क्रोमोसोम्स थे नॉर्मली जो जाने थे, उसके साथ एक और क्रोमोसोम चला गया, दैट मींस दिस इज 23 + 1। अब 23 जो है ह्यूमंस के केस में, दिस इज द कंडीशन ऑफ द हेप्लॉइड, है ना। तो हेप्लॉइड सेल की कंडीशन होती है ना, तो इस कंडीशन को हम n+1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर जो ट्राइसोमी हो रही है ना, उसमें देखो n+1 कंडीशन एक गैमीट में प्रेजेंट होगी, दैट मींस उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इज दैट ओके। नाउ जब ये वाला क्रोमोसोम, यानी कि ये वाला जो गैमीट है वो फ्यूज करेगा विद अ नॉर्मल गैमीट, तो देखो मान लेते हैं कि एक कंडीशन में जहां पर ये n+1 कंडीशन प्रेजेंट है, अब इसका फर्टिलाइजेशन होता है विद अनदर गैमीट जो कि नॉर्मल है। जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, देखो n+n बिकम्स 2n और ये 1 हो जाएगा, दैट मींस डिप्लॉयड कंडीशन तो होगी, टोटल 46 क्रोमोसोम तो रिस्टोर होंगे, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। सो इन टोटल डिप्लॉयड कंडीशन को हम कैसे लिखते हैं, 46 क्रोमोसोम से, और यहां पर दिस इज गोइंग टू बी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ओके, और अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है ये 21st क्रोमोसोम से आया है, एंड जो फर्स्ट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर ऑटोसोम्स। तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिखें तो वी विल राइट इट एज 40, देखो 46 को हम कैसे लिखते थे, 46 को हम लिख सकते थे 44 + XX और XY, राइट। तो इसको हम XX या फिर XY लिखते थे, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी यहां प्रेजेंट है जो कि आपके ऑटोसोम का पार्ट है। तो वी कैन इवन राइट दिस एज 45 + XX या फिर XY, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग दी डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम कैसे अगर कर रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, नॉन डिसजंक्शन कैसे अगर करता है, कैसे यहां पर इनका सेपरेशन ना होने की वजह से वो एक पोल की तरफ चला जाएगा जहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पहुंच जाएगा, और यहां पर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। तो इस एंड पे जब एक क्रोमोसोम कम पहुंचेगा, ये वाली कंडीशन होगी ना, हेप्लॉइड कंडीशन में 23 क्रोमोसोम आने चाहिए थे, पर 23 की बजाय एक कम आया, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इसे हम बुलाते हैं मोनोसोमी, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मोनोसोमी होगी। तो आई होप ये कंडीशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आपको यहां पर डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। आई होप ऑल दीज कंडीशंस आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5। द क्वेश्चन सेज थैलेसीमिया and sickle cell anemia are caused due to a problem in the globin molecule synthesis। तो बच्चों बोला जा रहा है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो है वो अकर करते हैं ड्यू टू अ प्रॉब्लम जो कि
आपको यहाँ पर ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में देखने को मिलती है। ग्लोबिन विच इज अ पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, राइट। तो ग्लोबिन पार्ट का जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ये दोनों डिफेक्ट या डिसऑर्डर्स अकर करते हैं। सो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेम। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बच्चों, बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। क्या दोनों जो है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट की वजह से अकर करते हैं इन द ग्लोबिन चेन सिंथेसिस? याद कीजिए, नो ना, यू नो वेरी वेल। यहां पर एक जो ऐसा डिसऑर्डर है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट की वजह से अकर करता है और एक क्वांटिटेटिव। देखो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज दोनों के दोनों क्वालिटेटिव नहीं है। याद कीजिए मेरे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में मैंने आपको वेल डिस्टिंग्विश किया था इन दोनों के बीच में। सो वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव, और कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सा क्वांटिटेटिव है दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो देखो यहां पर हम इस ऑप्शन को कर देते हैं एलिमिनेट, ठीक है। अब देखो देन वी हैव इज ऑप्शन बी दैट सेज थैलेसीमिया is due to less synthesis of the globin molecules. Can you tell me this is the correct one or not? याद कीजिए, थैलेसीमिया की बात हो रही है यहां पर। थैलेसीमिया is basically that genetic disorder जहां पर आपको yes quantitative defect देखने को मिलता है। That means यहां पर लेस नंबर ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते नजर आते हैं, वेरी फ्यू नंबर। ओके, तो एक्चुअली ये जो थैलेसीमिया की कंडीशन है वो एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, और क्वांटिटेटिव पे यहाँ पर इफेक्ट होने वाला है डेफिनेटली। तो यहाँ पर ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का जो सिंथेसिस है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, एंड हेंस इट इज अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। ऐसा क्यों होता था याद कीजिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर वन ऑफ द जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्लोबिन चेन सिंथेसिस वो डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टाइप की ग्लोबिन चेंज होती है। आपको पता है ना हीमोग्लोबिन में आपको दो टाइप की ग्लोबिन चेंज देखने को मिलती थी, है ना, अल्फा और बीटा। तो अल्फा एंड बीटा में से हो सकता है कि अगर बीटा को कोड करने वाला जो जीन था वो एलिमिनेट हो जाए तो क्या होगा, यहां पर अल्फा चेन का सिंथेसिस ज्यादा हो जाता है, बीटा का कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो अल्फा का रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा ना। तो एज इन जब ज्यादा नंबर ऑफ फ्री अल्फा चेन्स मिलेंगी सो दे विल फॉर्म टेट्रामर्स जो कि अनस्टेबल होंगे और जो कि यहां पर थैलेसीमिया वाली कंडीशन को अराइव कर सकते हैं। सो बेसिकली यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द कंडीशन जो कि करेक्ट है व्हेन इट कम्स टू थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। बट द थिंग इज लेट अस कंसीडर द अदर टू स्टेटमेंट्स आल्सो। अभी तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। लेट्स सी द C1 that says sickle cell anemia is due to a quantitative problem of the globin molecules. It is not true. You know very well sickle cell anemia एक qualitative defect है ना, जहां पर आपने देखा था जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड था ऑफ द बीटा चेन ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल वो रिप्लेस हो जाता था। तो ओरिजिनली वहां पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता था बट इट वाज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। याद है आप सभी को? तो अगर मैं यहां पर आपको इसको बता के दिखाऊं तो we will consider it like this. यहां पर let us make 6 अमाइनो एसिड्स। ये सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं द बीटा चेन। सो यहां पर मैंने दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th नंबर का जो ये वाला अमाइनो एसिड है, इनिशियली इट शुड बी ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट जो कि कोड होता है बाय, इट इज कोडेड बाय GAG। बट यहां पर एक पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से दिस A इज रिप्लेस्ड बाय U। तो क्या होगा देखो यहां पर यू विल सी, अगर मैं वापस इसको ड्रॉ करूं तो देखो ये GAG जो है इट इज रिप्लेस्ड, ये A रिप्लेस होके GUG बन गया। सो यहां पर एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय अ यूरासिल, जिसकी वजह से जो यहां पर अमाइनो एसिड कोड होगा दैट वुड बिकम डिफरेंट, और इस बारी GUG कोड करेगा वैलिन, और इसी डिफेक्ट की वजह से जो बीटा चेन है उसका नेचर चेंज हो जाएगा, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया इज नॉट अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, इट इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट, ठीक है। इसीलिए अगर ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोल रहा है इसको तो ये रॉन्ग होगा। And then we have option D that says both are due to quantitative defect of the globin chain synthesis। ये भी wrong है because quantitative defect जो है वो सिर्फ और सिर्फ थैलेसीमिया में देखने को मिलता है and sickle cell anemia में qualitative। तो इसका मतलब option B ही यहाँ पर करेक्ट होगा। So I hope you got the entire concept about this question very well। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं towards problem number 6। The question says which of the following characteristics represents inheritance of blood groups in human। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दे रखे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं एंड वी हैव टू फाइंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स को जस्टिफाई करती हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस। ऑप्शंस द कैरेक्टर्स आर डोमिनेंस, देन वी हैव कोडोमिनेंस, देन वी हैव मल्टीपल एलील्स
इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इनमें से कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ह्यूमन में ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को गवर्न करते हैं? क्या डोमिनेंस हो सकता है? यस, वेरी वेल, यू नो डोमिनेंस का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये देखा जाता है, यू नो वेरी वेल। जो एलील्स हैं उनमें से हो सकता है कि एक एलील, लेट्स सपोज IA प्रेजेंट है अलोंग विद अ रिसेसिव एलील स्मॉल i, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर दिस इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर दिस रिसेसिव एलील, है ना? तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर ब्लड ग्रुप जो एक्सप्रेस होगा वुड बी A, है ना? ओके, क्या यहां पर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो वर्क करेगा? क्या वो गवर्न करेगा ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को? दैट इज कोडोमिनेंस। डेफिनेटली यस, है ना? तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल हमने देखा था कि जैसे यहां पर जो एलील है IA और एलील IB, ये दोनों के दोनों जब एक साथ इनहेरिट होते हैं तो ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर डोमिनेंट होगा या फिर दूसरा एक से रिसेसिव होगा, दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए पर्सन का ब्लड ग्रुप AB होता है, ठीक है? एंड देन अगर हम बात करें C वाले कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज मल्टीपल एलील्स, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना? हमने नॉर्मली देखा है कि एक कैरेक्टर के आपको जो कंट्रोलिंग जीन होते हैं उनके मोस्टली 2 ही एलील्स मिलते हैं, बट यहां पर मोर देन 1 एलील्स गवर्न करते हैं। तो कौन कौन से वो एलील्स है? वन इज IA, देन इज IB एंड द अदर वन इज स्मॉल i। तो ये 3 जो एलील्स हैं दे गवर्न द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, फाइन। एंड बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो क्या यहां पर आपको कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है? नो, यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं देखने को मिलती है। यू नो वेरी वेल, वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। एंड क्या यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है? दैट मींस क्या यहां पर मल्टीपल जीन्स जो है वो ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं? नो, दैट मींस ये भी नहीं होता है। सो द वंस विच आर करेक्ट आर गोइंग टू बी A, B एंड C। तो किस ऑप्शन में आपको A, B एंड C करेक्ट बताया गया है? दैट इज ऑप्शन B। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 7 एंड द क्वेश्चन सेज अ वुमन हैज एन X-linked कंडीशन ऑन वन ऑफ हर X क्रोमोसोम्स। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है एक वुमन जिसके वन ऑफ हर X क्रोमोसोम्स पर, यू नो वेरी वेल, अ वुमन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 X क्रोमोसोम्स इन हर 23rd पेयर, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम पेयर। तो देखो ये लेट्स सपोज द कंडीशन है ऑफ अ वुमन जहां पर उसके X क्रोमोसोम पे वन ऑफ हर X क्रोमोसोम, बिकॉज दिस इज द पेयर ना। तो लेट अस से ये वो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर एक X-linked कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है? तो देखो ऐसी वुमन जिसके वन ऑफ हर X क्रोमोसोम इज अफेक्टेड विद दैट X-linked कंडीशन, ये वुमन जो है वो डिजीज कंडीशन शो नहीं करेगी बिकॉज उसका एक क्रोमोसोम अभी भी नॉर्मल है। यही वाला तो अफेक्टेड है ना, ये वाला अफेक्टेड तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, वुमन भले ही डिजीज कंडीशन शो नहीं कर रही है, सिम्टम शो नहीं कर रही है, बट शी इज अ कैरियर। तो ये वुमन जो है शी इज अ कैरियर, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। नाउ इमेजिन करते हैं, अब आपको इस यू नो डिजीज या फिर आप कह सकते हो ये जो X-linked कंडीशन वाला क्रोमोसोम है इसके इनहेरिटेंस को स्टडी करना है कि भाई ये किन किन प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो सकता है, ये इनहेरिट किया जा सकता है। सो लेट अस इमेजिन कि ये वुमन मैरी करती है टू अ मेल विच इज अ नॉर्मल मेल। सो ये एक नॉर्मल मेल से मैरी करती है, तो ऐसे में इसके जो गैमीट्स बनेंगे वी विल ट्राई टू फिगर आउट। नाउ गैमीट्स जो बनेंगे, इस वुमन के आधे गैमीट्स के पास ये अफेक्टेड क्रोमोसोम आएगा जिसके पास X-linked कंडीशन है, और आधों के पास नॉर्मल गैमीट्स आएंगे, ठीक है? आधे गैमीट्स यहां पर जो मेल के होंगे उनके पास X क्रोमोसोम होगा, आधे के पास Y होगा। अब देखो हम चाहें तो इस वाले क्रोमोसोम के मदर का जो नॉर्मल क्रोमोसोम है इसके इनहेरिटेंस पैटर्न्स को यहां पर स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ दिस क्रोमोसोम व्हिच इज अफेक्टेड बाय दिस X-linked कंडीशन। तो बस हमें इसका इनहेरिटेंस देखना है। तो ये मदर से आया ना, और ये फादर के स्पर्म्स हैं, ठीक है? जिसके पास आधे के पास X क्रोमोसोम है, आधे के पास Y। तो इमेजिन कि ये जो स्पर्म है, दिस X वाला स्पर्म यू नो फ्यूजेस विद दिस कंडीशन जहां पर X-linked कंडीशन है। तो ऐसे में जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी? पहली चीज तो कुछ इस तरीके से, दैट मींस X क्रोमोसोम है, दिस इज अ डॉटर, राइट? और ये डॉटर जो है उसके भी एक ही X क्रोमोसोम पे आपको डिजीज कंडीशन यानी कि यहां पर ये जो X-linked कंडीशन है वो देखने को मिल रही है। दैट मींस ये डॉटर जो होगी उसमें भी इनहेरिट हुआ है ना? एंड दिस डॉटर इज गोइंग टू बी अगेन अ कैरियर बिकॉज अभी भी उसके पास
उसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फ्री है। सिमिलरली ये वाला जो आपका एक्स लिंक कंडीशन वाला क्रोमोसोम है, हो सकता है वो इस स्पर्म से फ्यूज करे जिसके पास वाई है। तो ऐसे में यू विल सी एक सन प्रोड्यूस होगा। XY इज द कंडीशन ऑफ द सन, जिसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अब वो एक्स क्रोमोसोम ही अफेक्टेड होगा, तो सन यहां पर क्या होगा? डिसीज्ड। ठीक है, तो देखा आपने, ये जो आपका डिजीज कंडीशन है या फिर आपका जो एक्स लिंक कंडीशन वाला क्रोमोसोम है, वो डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है इन इक्वल प्रोपोर्शन। दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी इनहेरिटेड बाय बोथ सन्स एंड द डॉटर्स इक्वली। तो यहां पर ओनली डॉटर्स नहीं हो सकता है, ओनली सन्स नहीं हो सकता है, ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकता है। इट इज गोइंग टू बी done by both sons and daughters. So दोनों के दोनों, both sons and daughters are going to be equally inheriting this trait. Fine. So option D in this case would be correct. तो बच्चों आइए पढ़ते हैं towards problem number 8. The question says which one of the following pairs is wrongly matched. तो बच्चों यहाँ पर आपको options में कुछ pairs दे रखे हैं and we have to find that pair जो कि wrongly matched है या फिर mismatched है. Options है हमारे, option A starch synthesis in P and it is matched with the multiple alleles. Option B is ABO blood grouping and it is matched with codominance. Then option C में बोला जा रहा है exotype of sex determination matched with grasshopper, या ऑप्शन डी TH Morgan with linkage. तो कम ऑन बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को देख के ही समझ में आ गया होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। देखो TH Morgan लिंकेज से तो इनका नाता है ही ना, बिकॉज लिंकेज की फिनोमेना डिस्कवरी की थी TH Morgan ने व्हाइल ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द ड्रोसोफिला। तो इसका मतलब ये वाला तो करेक्टली मैच होने की वजह से वी विल हैव टू एलिमिनेट, है ना। देन बात करते हैं सी की, दैट इज एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि ग्रासहॉपर में देखने को मिलती है। इसको मैंने कितनी बार आपको बताया था व्हाइल आई वाज टीचिंग यू द सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। तो इसका मतलब ये भी करेक्टली मैच्ड है, सो इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। देन बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कोडोमिनेंस से मैच किया गया है, परफेक्टली करेक्ट है। याद करो कोडोमिनेंस आपको IA IB एलील जब एक साथ इनहेरिट करते हुए नजर आते हैं, दैट मींस दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते थे टू फॉर्म द ब्लड ग्रुप AB। इसका मतलब कोडोमिनेंस की फिनोमेना वाज एसोसिएटेड विद द ABO ब्लड ग्रुपिंग। इसका मतलब ये भी करेक्टली मैच होने की वजह से एलिमिनेट करना पड़ता। अब बचा क्या? starch synthesis in P with multiple alleles. This is going to be the mismatched one. You know very well, यहाँ पर ये multiple allelism का example नहीं है। जो starch synthesis in P है, that is controlled by वन जीन। तो ये एक ही जीन से कंट्रोल होता है, और ये जो वन जीन है इट हैज 2 एलील्स। सो केवल यहां पर 2 ही एलील्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। तो देखो ये कहां से मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल है, बिकॉज नॉर्मली आपको 2 ही एलील्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। तो इसका मतलब यहां पर वही कंडीशन है। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहां पर मिसमैच्ड पेयर है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 9, एंड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इन नीट 2019। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। तो बच्चों हमें बताना है उस जेनेटिक डिसऑर्डर को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो जिसमें एक पर्सन की ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, मतलब उसकी बॉडी मेल जैसी है, राइट, बट उसमें आपको कुछ एनलार्ज ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जस्ट लाइक फीमेल, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। एंड वो जो मेल इंडिविजुअल होगा it is going to be sterile, that means वो fertile नहीं है, it cannot produce its own offspring. So options है हमारे, option A Edwards syndrome, option B Down syndrome, option C Turner syndrome, या फिर option D Klinefelter syndrome. And you know very well this disorder, since it is related with the males, ये है the Klinefelter syndrome. So I hope आपको याद होगा Klinefelter syndrome में आपको क्या abnormality देखने को मिलती थी when it comes to the chromosome. एक normal male में when we talk about a normal male, तो आपको उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखने को मिलता है? We get to see 44 ऑटोसोम्स, है ना, एंड X and a Y chromosome. तो in total we have 46 chromosome, right? But when we talk about a Klinefelter's male, तो वहां पर ना आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलती है। दैट मींस द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस। So this is an extra
एक्स क्रोमोसोम। अब ये जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से आपको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने देखने को मिल रहे हैं, 44 प्लस D3 बिकम्स 47 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड कंडीशन। फाइन। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहां से आया? सो दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो देखो, मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बता रहा हूं कि ये फिनोमेना कैसे अकर करती है। सो लेट्स इमेजिन दिस कंडीशन कि मान लेते हैं दिस इज अ पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंटल कंडीशन है जहां पर मदर के एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने बाकी के ऑटोसोमल कंडीशन को कंसीडर नहीं किया है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे आपको पता है इट अंडरगोज मियोसिस, बट मान लेते हैं कि यहां पर मियोसिस के टाइम पे ना, नॉर्मली गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे सेपरेट, है ना, इनका सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, बट यहां पर वो मिस्ड आउट हो जाता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। तो यहां पर एक्चुअली हुआ है नॉन डिसजंक्शन। ओके, सो ये जो नॉन डिसजंक्शन है उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आधे जो गैमीट्स बनेंगे उनके पास कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा बिकॉज दे हैव फेल्ड टू सेपरेट, है ना। तो ये वाला जो आपका गैमीट बनेगा दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड नलो एक्स, और जो ये वाले गैमीट्स बनेंगे आधे गैमीट्स, उनके पास एक की बजाय दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऐसे में जब फर्टिलाइजेशन होता है बाय दी मेल स्पर्म्स, तो देखो आपको पता है आधे जो स्पर्म्स होते हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं और आधों के पास वाई, राइट। तो अगर ये वाला जो स्पर्म है वो ऐसे गैमीट से फ्यूज कर जाता है एक्स से जिसके पास डबल एक्स है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पर एक फीमेल जाइगोट का डेवलपमेंट होगा विच इज गोइंग टू बी हैविंग 3x क्रोमोसोम्स। तो इसे हम ट्रिपल एक्स सिंड्रोम कहते हैं। सिमिलरली मान लीजिए ये वाला जो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म था वो अगर फर्टिलाइज कर जाता है विद एग कंटेनिंग 2x क्रोमोसोम, तो यहां पर देखो क्या होगा, 2x क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ एक Y क्रोमोसोम भी। तो इस तरीके से ये जो मेल डेवलप होगा विद एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम वो फॉर्म करेगा द कंडीशन कॉल्ड द क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। सो दिस इज हाउ द क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल दीज सिम्टम्स जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन थे। अ पर्सन विद अ मैस्कुलिन स्टेचर बट कंटेन्स गायनेकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल इज द की फीचर जो कि डिटरमिन करता है द क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम को। सो आई होप प्रॉब्लम नंबर 9 और उसका सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 को। द क्वेश्चन सेज इन एंटीराइनम, जिसे हम स्नैपड्रैगन बुलाते हैं, अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन pink flowers were obtained. Okay, when pink flowers were selved, the F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statement from the following. तो बच्चों नाम ही आपको पहले तो अंदाजा दे चुका होगा, एंटीराइनम की बात हो रही है, स्नैपड्रैगन की, और आपको पता है ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है दिस शोज द फिनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके एंटायर एक्सपेरिमेंट को आपको यहाँ बताया गया कि भाई रेड फ्लावर्स को जो व्हाइट फ्लावर्स के साथ यहाँ पर क्रॉस किया गया, तो F1 प्रोजेनी में क्योंकि रेड कलर के फ्लावर्स आने चाहिए थे बिकॉज रेड कलर वाज द डोमिनेंट ट्रेट, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड कि F1 जनरेशन में इंस्टेड ऑफ रेड कलर फ्लावर्स पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। ओके, तो इट मींस कि जो रेड कलर वाला जो एलील है ना वो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, राइट। ओके, और बाद में जब इन्हीं पिंक फ्लावर्स को ऑफ द F1 जनरेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, तो आपको F2 जनरेशन में रेड फ्लावर्स भी देखने को मिले, पिंक फ्लावर्स देखने को भी मिले और व्हाइट फ्लावर्स भी देखने को मिले। सो इस एंटायर फिनोमेना से रिलेटेड आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओके, सो ए वाला जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज रेशियो ऑफ F2 इज हाफ रेड, 2/4 पिंक एंड 1/2 व्हाइट। सो 1:2:1 का रेशियो दे रखा है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? याद कीजिए, इसके लिए हम क्रॉस बना लें जल्दी से। तो यहां पर F1 जनरेशन के लिए जो हमने पेरेंट चूज किए थे, सो हम पेरेंटल जनरेशन ले लेते हैं। पेरेंटल जनरेशन रेड फ्लावर्स के लिए यू नो वेरी वेल ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, है ना, और
जो व्हाइट फ्लावर्स हैं उनके लिए दिस हैज टू बी स्मॉल आर। फाइन, इनको हमने इनके गैमीट्स बना लेते हैं। तो इनके गैमीट्स 100% जो है वो सारे के सारे गैमीट्स जो हैं वो आर ही एलील को पोजेस करेंगे, एंड यहां पर भी 100% जो है वो स्मॉल आर को पोजेस करेंगे। जब इनका फ्यूजन होगा सो दे विल गिव राइज टू F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट आर था वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, सो ऐसे में इट विल शो पिंक कलर। ठीक है, नाउ इन पिंक फ्लावर्स को ऑफ द F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेट करने दिया, तो दैट मींस इन आर को मैं अगर फिर से आर से ही क्रॉस कर दूं तो क्या होगा, देखो आपको यहां पर कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। यहां पर जो गैमीट्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस वाले में भी आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर देखने को मिलेंगे। तो जब आप इनको फर्टिलाइज कराते हो तो आपको F2 जनरेशन देखने को मिलेगी, isn't it? ओके, सो दी यहां पर जब ये वाला कैपिटल आर इस कैपिटल आर से फ्यूज करेगा इट विल फॉर्म कैपिटल आर कैपिटल आर। सिमिलरली ये वाला जब इससे करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ अगर ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से करता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस स्मॉल आर विद दिस स्मॉल आर विल बिकम स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपने देखा जब भी यहां पर होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल एलील की कंडीशन होगी इट विल एक्सप्रेस दी रेड कलर। तो रेड कलर यहां पर एक्सप्रेस होने वाला है, राइट? यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में मैंने आपको बताया था रेड कलर एक्सप्रेस नहीं होता है कंप्लीटली, वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, इट शोज पिंक कलर। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहां पर आपको पिंक कलर देखने को मिलता है, एंड यहां पर आपको व्हाइट देखने को मिलेगा इन होमोजाइगस कंडीशन। तो टोटल 4 प्रोजेनीज जो बनी F2 में, उसमें से 1 out of 4 इज रेड, 2 out of 4 इज पिंक, एंड 1 out of 4 इज व्हाइट, जैसा कि इस स्टेटमेंट में दे रखा है। सो इजंट दिस स्टेटमेंट करेक्ट? दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? तो इसका मतलब हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फाइन, देन ऑप्शन बी सेज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या इसमें अप्लाई नहीं होता है इस एक्सपेरिमेंट में? डेफिनेटली नॉट। यहां पर देखिए गैमीट्स तो प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर रहे हैं ना। इनफैक्ट मैंने आपको जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बताए थे, आई हैड टोल्ड यू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दैट मींस इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट which we had to find। इसका मतलब यहां पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। while we'll be even considering the C and D ऑप्शन, जिसमें बोला जा रहा है C ऑप्शन में this experiment does not follow the law of dominance। exactly, law of dominance यहां फॉलो नहीं हो रहा है बच्चों, you know very well। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन होना चाहिए था, एंड डोमिनेंट ट्रेट वाज दी रेड कलर फ्लावर, बट यहां तो पिंक कलर के फ्लावर हो रहे हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट फॉलोइंग दैट। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट थी, इसका मतलब वी हैड टू एलिमिनेट दिस, एंड डी ऑप्शन में बोला जा रहा है पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, इट इज करेक्ट। इसका मतलब ये भी करेक्ट होने की वजह से वी हैड टू एलिमिनेट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को। द क्वेश्चन सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between the genes was explained by। तो बच्चों इनमें से दिए हुए किन साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था that if you want to determine the distance between two genes, तो आपको फाइंड करना चाहिए the frequency of crossover या फिर recombination between the gene pairs जो कि सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट हो। तो बेसिकली अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि दो लिंक्ड जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए आई हैव टू फाइंड आउट कि कितनी परसेंट वहां पर रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर अकर कर रही है, एंड जितना परसेंट यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट जो है वो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, है ना। तो इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने आपको पहली बार बताया था? एंड डेफिनेटली दिस हैज बिकम द बेसिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेनेटिक मैप्स जो कि बेसिकली लिंकेज मैप्स होते हैं। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एल्फ्रेड स्टर्टिवन, ऑप्शन बी ग्रेगर जे मेंडल, ऑप्शन सी इज सटन बोवेरी, या फिर ऑप्शन डी टी.एच. मॉर्गन। द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए एल्फ्रेड स्टर्टिवन, जो कि
स्टूडेंट थे ऑफ टी.एच. मॉर्गन, याद है सभी को? तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि कैसे दो जीन्स के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर का अगर परसेंटेज डिटरमिन कर लेते हैं ना, वी कैन डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो अकॉर्डिंग टू स्टर्टिवेंट उन्होंने क्या बोला, लेट्स सपोज, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास दो जीन्स हैं, ए एंड सी जीन, विच आर लिंक्ड जीन्स, राइट? और इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज है, यानी कि 30%, लेट्स सपोज यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, सो 30% यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, दैट मींस 30% रिकॉम्बिनेशन। So we'll write it as 30% recombination has occurred. That means अगर 30% recombination है, तो according to Sturtevant 1% जो crossover होता है या recombination होता है, it determines a distance of one map unit which is in centimorgans. तो इसका मतलब अगर 1% recombination 1 centimorgan है, तो 30% कितना हुआ? 30 centimorgans. ठीक है, ओके। एंड मान लेते हैं एक और हम दो जीन का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ए एंड लेट्स से बी जीन। ए एंड बी जीन के बीच में इमेजिन कि सपोज 10% क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। सो यहां पर इनका जो डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी जीन कितना होगा बच्चों? दैट वुड बी 10 सेंटीमॉर्गन। इज दैट ओके? ठीक है। नाउ अगर हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें, वी कैन कंस्ट्रक्ट द जेनेटिक मैप और द लिंकेज मैप, ओके, और हम डिटरमिन कर सकते हैं कि क्रोमोसोम पे ये जीन्स कहां पर लोकेटेड होंगे। ओके, सो देखो यहां पर इमेजिन करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द क्रोमोसोम एंड अब्रप्टली हम यहां पर ए को मेंशन कर लेते हैं। तो ए से लेकर जो सी जीन है वो 30 मैप यूनिट्स की डिस्टेंस पे है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमॉर्गन। तो अगर हम यहां पर लें तो ये 30, सॉरी ये होना चाहिए आपका सी वाला, है ना? सो दिस शुड बी द सी जीन, जो कि ये दोनों आपको पता है दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमॉर्गन। अब जो बी जीन है वो ए से सिर्फ 10 सेंटीमॉर्गन की दूरी पर है, isn't it or not? तो इसका मतलब ए से 10 सेंटीमॉर्गन की दूरी पे वो कहीं यहां पर होना चाहिए, isn't it? तो इसका मतलब यहां पर आपका बी जीन लोकेटेड है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमॉर्गन को डिटरमिन कर रहा है। तो अब आप इजीली डिटरमिन कर सकते हो ना कि बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। बी और सी के बीच में 30 - 10 वुड बी 20 सेंटीमॉर्गन। तो आप यहां पर उन दो जीन्स का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो जिनका आपको प्रेजेंट या फिर पता नहीं था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ दो डिफरेंट लिंक्ड जीन्स के रिकॉम्बिनेशन पैटर्न या फिर उनके परसेंटेज से डिटरमिन कर सकते हैं दो डिफरेंट जीन्स के बीच के डिस्टेंस को। सो आई होप प्रॉब्लम नंबर 11 का सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को। द क्वेश्चन सेज what map unit in centimorgan is adopted in the construction of a genetic map? तो एक जेनेटिक मैप के कंस्ट्रक्शन के दौरान कितने मैप यूनिट को इन सेंटीमॉर्गन्स अडॉप्ट किया गया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर, या फिर ऑप्शन बी, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉसओवर, ऑप्शन सी, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस्ड जीन्स रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉसओवर, या ऑप्शन डी, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस्ड जीन्स रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉसओवर। अभी देखो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको फाइंड आउट करना है द यूनिट डिस्टेंस या फिर यूनिट या मैप यूनिट इन सेंटीमॉर्गन, तो 1 सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट 1% क्रॉसओवर, है ना? तो अगर 1% क्रॉसओवर हुआ है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स वुड बी 1 सेंटीमॉर्गन्स। सिमिलरली अगर 30% हुआ है तो 30 सेंटीमॉर्गन्स। तो इसीलिए 1% crossover, okay, is going to be the one which is correct in this case. So correct answer is option A. I hope इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं towards प्रॉब्लम नंबर 13. The question says select the incorrect statement. तो बच्चों आपको यहाँ पर दी हुई इन स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म रादर देन एग। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिकेटेड फाउल्स व्हिच आर नथिंग बट द बर्ड्स, और बर्ड्स के केस में आपने किस टाइप का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो देखा था? दैट वाज, कम ऑन रिमेंबर दिस, इट वाज ZZ एंड ZW टाइप, जहां पर ये जो आपको
होमोगैमेटिक कंडीशन देखने को मिली है ना, यहाँ पर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर सेम, तो वो जब इनहेरिट होंगे, दिस कंडीशन इज ऑफ द मेल, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम अस, राइट। हमारे केस में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल की कंडीशन है, और यहाँ जो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन है वो फीमेल की है। और मैंने आपको बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में जब भी कहीं पर हेटेरोगैमेटिक कंडीशन होती है तो वो जो हेटेरोगैमीट प्रोड्यूस करने वाला पेरेंट है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और द ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर सिंस स्पर्म जो है वो एक ही टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, ओनली जेड टाइप, दैट मीन्स उनके पास तो कोई वेरिएशन के चांस नहीं है ना, रादर इट इज द एग ऑफ द फीमेल। फीमेल जो एग प्रोड्यूस करेगी ना उसमें प्रेजेंट जो क्रोमोसोम है, चाहे वो Z हो सकता है, W हो सकता है, वो डिटरमिन करेगा कि भाई द चाइल्ड और द ऑफस्प्रिंग विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस उसकी सेक्स क्या होगी। सो ऐसे में द एग इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप और द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो यानी कि यहां पर द टाइप ऑफ egg is going to be responsible rather than the sperm। मतलब यही वाला स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट है, हेंस यही हमारा करेक्ट आंसर भी है बच्चों। ओके, ऑप्शंस बी, सी एंड डी को भी देख लेते हैं सो दैट वी कैन अश्योर आवरसेल्व्स। सो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम्स मच शॉर्टर देन द अदर। वेरी ट्रू, यू नो वेरी वेल। हमारे ह्यूमन मेल्स के केस में द एक्स क्रोमोसोम इज देयर, है ना, एक्स क्रोमोसोम बड़ा है और वाई क्रोमोसोम छोटा है। ओके, तो ऐसे में ये कंडीशन ह्यूमन मेल्स के केस में देखने को मिलती है एक्स एंड वाई में। ओके, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट मींस इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ता। देन बात करते हैं ऑप्शन सी की, दैट सेज मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोगैमेटिक। मेल फ्रूट फ्लाई इज द मेल ड्रोसोफिला, एंड ड्रोसोफिला में हम ह्यूमंस की तरह ही सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। तो बोला जा रहा है जो मेल फ्रूट फ्लाई है वो हेटेरोगैमेटिक है, ऑब्वियसली बिकॉज उसके पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम। So it has the XY क्रोमोसोम। इसका मतलब जो गैमीट्स बनेंगे आफ्टर मियोसिस, आधों के पास X क्रोमोसोम होगा और आधों के पास Y क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फाइन, so this is also a true statement, that means it needs to be eliminated. Then we are left with option D that says in male grasshoppers 50% of the sperms have no sex chromosome. You know very well, जो male grasshoppers होते हैं उनके पास XO कंडीशन होती है, that means only one of the sex chromosome is present। तो इसका मतलब आधों के पास X क्रोमोसोम जाएगा, आधों के पास जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब नलो एक्स कंडीशन यहां देखने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू द ग्रासहॉपर्स। सो आई होप ये वाली स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गई होगी कि ये करेक्ट है। इसका मतलब अगर ये करेक्ट है तो वी विल हैव टू एलिमिनेट। सो द वन विच इज इनकरेक्ट इज ऑप्शन ए, एंड हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 14, दैट इज फ्रॉम नीट 2020, एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बच्चों आपको फाइंड करना है यहाँ पर करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन पेयर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला जो पेयर आपको दे रखा है इन ऑप्शन ए, दैट इज थैलेसीमिया मैच्ड विद द एक्स लिंक्ड। तो क्या थैलेसीमिया की जो कंडीशन अराइज करती है वो एक्स लिंक्ड है, दैट मींस क्या वो एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है? इज दैट ट्रू? नो, यू नो वेरी वेल, थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब वो एक्स लिंक तो नहीं है ना, बिकॉज वो ऑटोसोम से रिलेटेड है। एक्स तो सेक्स क्रोमोसोम है, राइट? तो इसका मतलब ये वाला मैच करेक्ट नहीं है, बिकॉज थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव। इसको मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज autosomal recessive disorder। ठीक है, okay, then we move on to the second option that says sickle cell anemia autosomal recessive trait chromosome number 11। क्या ये कंडीशन ट्रू है? Yes, it is true, because you know very well sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder. This is perfectly correct. Okay, तो ये हमारा करेक्टली मैच्ड पेयर होगा। वाइल अगर हम आगे भी देख लें तो देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ओवर योर? नो, हमने पढ़ा था फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो डोमिनेंट नहीं है, इट हैज टू बी रिसेसिव। And when it comes to the last one, that is hemophilia, hemophilia is not Y-linked, it is X-linked। तो ये भी wrong है because it has to be X-linked। मतलब हमारा option B over here is correct, right? So option B in this case would be the correct answer। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को, that says how many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits। तो बच्चों इनमें से दी हुई कितनी ऐसी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैं पी प्लांट की जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कंसीडर की थी, जो कि
मोस्टली सिमिलर हैं, बट दे वर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन ओनली वन कैरेक्टर, जो कि पोजेस करते थे टू डिफरेंट ट्रेट्स को विच वर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 8। एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू ऑल रिमेंबर, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट पे 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, याद है आप सभी को? अब इन 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए ही कंसिडर्ड 2 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ईच फॉर ईच कैरेक्टर। तो उसने क्या किया था? ही कंसिडर्ड 2 true breeding varieties, each with a pair of contrasting traits. ठीक है, तो उसके लिए जैसे सपोज अगर उसको प्लांट हाइट स्टडी करनी थी, ठीक है, तो प्लांट हाइट का जो कैरेक्टर था उसको स्टडी करने के लिए उसने 2 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को सेलेक्ट किया था ऑफ द पी प्लांट, जिसमें से एक जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी उसके पास एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट था, दैट इज द टॉल ट्रेट, और दूसरे के पास ओनली डॉर्फ ट्रेट, राइट। बाकी ये दो वैरायटी थी, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसी ट्रेट में था या इसी कैरेक्टर में था ऑफ द प्लांट हाइट, बाकी सारी चीजें सेम थी देन द अदर प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर ईच कैरेक्टर ही स्टडीड 2 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। तो अगर 7 कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कितने टोटल वैरायटीज सेलेक्ट की होंगी उसने? 7 2 14, राइट। इसका मतलब इन टोटल ही स्टडीड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज फॉर ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, ओके, फॉर the Mendelian inheritance. So option A in this case would be the correct answer. तो बच्चों आइए बढ़ते हैं towards problem number 16. The question says experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by. तो chromosomal theory of inheritance का experimental verification यानी कि उसको experimentally verify किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सटन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी मॉर्गन या फिर ऑप्शन डी बोवेरी। तो बच्चों इन 4 साइंटिस्ट में से कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया? कम ऑन, द आंसर वुड बी, याद कीजिए, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, इट वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी, बट इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड और वेरीफाइड बाय टी.एच. मॉर्गन, दैट वाज थॉमस हंट मॉर्गन। और थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को स्टडी किया था? सो हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स वाज ड्रोसोफिला melanogaster. So it was Drosophila melanogaster. So Drosophila melanogaster is nothing but the fruit fly, जिनके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, एंड he verified experimentally the chromosomal theory of inheritance. So I hope this question is very clear to all of you. तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 को। The question is from NEET 2021 and it is a very very easy question. I need not tell you the answer also, आपको चुटकी बजाते ही आंसर पता चल जाएगा। Okay, the question is the production of gametes by the parents, formation of zygotes, the F1 and the F2 plants can be understood from a diagram called. तो भाई कौन सा वो डायग्राम है जिसके थ्रू हम पेरेंट से कौन से गैमीट्स बनते हैं वो पता कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट में F1 और F2 जनरेशन में क्या आपको जाइगोट्स या फिर कंडीशन देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें आप किस डायग्राम से स्टडी करते हो? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए नेट स्क्वायर, ऑप्शन बी बुलेट स्क्वायर, ऑप्शन सी पंच स्क्वायर, ऑप्शन डी पुनेट स्क्वायर। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी पुनेट स्क्वायर, राइट। और पुनेट स्क्वायर वाला ये जो मेथड था, इट वाज प्रपोज्ड बाय रेजिनॉल्ड सी पुनेट। सो रिमेंबर, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस मेथड को, एक चेकर्ड बोर्ड मेथड होता है ना, इस तरीके से, जहां पर आपको एक बॉक्स होता है इस तरीके से, एंड ऊपर आप यहाँ पर गैमीट्स प्लेस करते हो। तो यहाँ पर हम मेल गैमीट्स पुट करेंगे, यहाँ पर फीमेल गैमीट्स, और उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके आउटकम्स को हम यहाँ पर इन बॉक्सेस में फिल करते हैं। सो दिस वाज द डायग्राम प्रपोज्ड बाय R.C. Punnett to find out
रिजल्ट्स ऑफ द क्रॉसेस। सो आई होप ऑप्शन डी जो यहाँ पर करेक्ट है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 को। द क्वेश्चन सेज इन अ क्रॉस बिटवीन a male and a female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be diseased? तो बच्चों हमें क्रॉस यहाँ पर बनानी है जहां पर मेल और जो फीमेल पेरेंट्स हैं दे आर हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन, ठीक है। और हमें बताना है कि कितनी परसेंटेज ऑफ दैट प्रोजेनी जो है वो यहाँ पर डिजीज कंडीशन को शो करेगी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया को। अब देखो यहाँ पर हम इस क्रॉस को ड्रॉ कर लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने यहीं पर है 100%, 50%, 75% एंड 25%। सो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज द मेल पेरेंट एंड वी हैव द फीमेल पेरेंट, ठीक है। मेल पेरेंट अगेन और फीमेल दोनों ही यहाँ पर ना आपको हेट्रोजाइगोट देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके पास एक एलील जो होगा वो नॉर्मल होगा एंड द अदर वन वुड बी ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिमिलरली यहां वाली कंडीशन में भी आपको एक नॉर्मल और एक सिकल सेल वाला एलील देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम इसका क्रॉस ड्रॉ करें बच्चों, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी यहां पर जो गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे, HbA एंड यहां पर HbS। सिमिलरली यहां पर जो गैमीट होंगे दैट इज HbA एंड HbS, ठीक है। सो ये आपके मेल गैमीट्स हैं, द स्पर्म्स, एंड दिस आर द फीमेल गैमीट्स। तो यहां पर हम पुनेट स्क्वायर बना के ड्रॉ कर लें, चेक करें कि यहां पर क्या आउटकम देखने को मिलेंगे। तो देखो यहां पर अगर मैं आपको एक पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करूं तो देखो यहां पर हम सबसे पहले मेल गैमीट्स को लिखेंगे। ओवर हियर मेल गैमीट्स में यू हैव HbA एंड HbS, और यहां पर फीमेल गैमीट्स में HbA एंड HbS। तो कॉम्बिनेशंस जो हमें मिलेंगे इनकी फर्टिलाइजेशन से, तो यहां मिलेगा आपको HbA HbA, ओके। यहां पर HbA and HbS. Then over here HbA HbS, and lastly we have HbS HbS. That means देखो यहां पर ये होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन है ना, HbA नॉर्मल एलील है, ओके। तो यहां पर जो RBCs बनेंगे दे विल हैव नॉर्मल शेप। सो यहाँ पर ये नॉर्मल वाले होंगे, यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हैं बच्चों, मतलब इनके पास एक जो है वो डिफेक्टिव एलील तो प्रेजेंट है बट उसके साथ साथ एक नॉर्मल एलील भी है। तो इसका मतलब ये जो दो यहाँ पर जाइगोट्स फॉर्म होंगे दे विल शो हेट्रोजाइगोसिटी, जिसकी वजह से इनमें वो ट्रेट तो प्रेजेंट है बट वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, ओके, बिकॉज उनके पास एक नॉर्मल एलील प्रेजेंट है। बट जब HbS और HbS वाले ये जो दो एलील्स एक साथ इनहेरिट होते हैं सो दे शो लीथल इफेक्ट। तो ये क्या है, ये लीथल इफेक्ट शो करेंगे, ओके। और लीथल इफेक्ट शो करने की वजह से दे विल शो द डिसीज कंडीशन। सो 1 आउट ऑफ द 4 प्रोजेनीज, सो अगर मुझे डिजीज कंडीशन फाइंड करनी है सो 1 आउट ऑफ द 4 प्रोजेनीज आर गोइंग टू शो द डिजीज कंडीशन। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वील मल्टीप्लाई इट विथ 100%. So 1/4 of 100% is 25%. And thus our correct answer would be the one जिसके पास 25% है, that is option D. So D option over here would be the correct answer. तो बच्चों आज के सेशन में ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बाकी के रिमेनिंग PYQs को हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। सो अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।